अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बियॉन्ड द लेंस। मैं हूँ होस्ट मनीहा आसिफ एंड दिस इज़ द सोलर सीरीज़ एपिसोड नंबर 5। आज का एपिसोड एक ऐसे टॉपिक के बारे में है जिसकी बाउंड्रीज़ को हमने पिछले एपिसोड में बहुत दफ़ा टच किया, मगर कभी इसके बारे में डिटेल से बात नहीं की। वो टॉपिक है पाकिस्तान का एग्जामिनेशन और असेसमेंट सिस्टम। बिफोर मूविंग ऑन टू द टॉपिक, आई वुड लाइक टू से कि अगर कोई ये कहता है कि मैं एज अ स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के इस टॉपिक के बारे में क्यों बात कर रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट आई एम अ विक्टिम ऑफ दिस सिस्टम. Being in that system, being a student, following the assessment and examination model, ये मॉडल हमारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को इफ़ेक्ट करता है, हमारे एकेडमिक एस्पेक्ट्स को इफ़ेक्ट करता है. इनफैक्ट द व्यू पॉइंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ चाइल्ड कि वो एजुकेशन को किस तरह देखता है, वो आगे आने वाली ज़िंदगी में नॉलेज, इंफॉर्मेशन, डिग्रीज़, करियर, इन चीज़ों को किस तरह देखता है, उसका क्या पर्सपेक्टिव होता है इन चीज़ों की तरफ, इसको शेप करता है ये सिस्टम. एंड आई थिंक द वन इन पाकिस्तान इज़ नॉट डूइंग अ वेरी गुड जॉब. लेट्स डिस्कस in detail, but before that again I would like to say I am a student of applied linguistics. Education is my domain. It is my primary area of interest. Our curriculum design, language testing, language learning principles, teaching principles, even though specifically related to language, still education is my domain. It comes under the domain of applied linguistics. So मेरे पास दोनों तरफ के पर्सपेक्टिव्स हैं. जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके पर्सपेक्टिव भी हैं, और एज अ स्टूडेंट जो पॉलिसी से अफेक्ट हो रहे हैं उनका पर्सपेक्टिव भी है. मूविंग ऑन टू द टॉपिक, सबसे पहले तो मैं एक ये बात करना चाहूँगी जो ना कभी समझ आई, ना कभी किसी ने बात की इसके बारे में, और हमने हमेशा फॉलो भी किया. वो ये है कि 365 दिन में से 255 दिन एक बच्चे को क्लासरूम में बिठा के पढ़ाया जाता है. उससे मतलब लाइव फेस टू फेस एजुकेशन हो रही है ना. टीचर क्लास में मौजूद है, बच्चे क्लास में मौजूद हैं, वो पढ़ाई चल रही है. लेकिन उसके आने वाले साल का फ़ैसला, उसके अगले आने वाले सब्जेक्ट्स का फ़ैसला करता है उन 255 में से एक दिन. वो कौन सा दिन है? जो उसकी एग्ज़ामिनेशन का दिन है. वो एक इम्तिहान डिटर्मिन करता है वो क्या पोजीशन लेगा. बेशक वो बच्चा फर्स्ट आ रहा है, लेट्स गो बैक एंड ट्रेस द इंटायर ईयर्स प्रोग्रेस. क्या वो सबसे पीछे बैठता था? क्या वो क्लास में कम्युनिकेट करता था? वॉज द स्टूडेंट एबल टू आंसर all the questions that the teacher used to ask? Was there any practical application of his or her knowledge? And if the answer is no, तो आप फिर कैसे जस्टिफाई करेंगे उस फर्स्ट पोजीशन को? एजुकेशन की बुनियाद ही गलत है. प्राइमरी स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में आप देखें ट्राइमेस्टर सिस्टम होता है. फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म. फर्स्ट टर्म में बच्चे ने अच्छा स्कोर कर लिया, सेकंड में अच्छा कर लिया, डज नॉट मैटर एट ऑल. थर्ड टर्म में अगर वो फेल हो गया ड्यू टू व्हाट्सो एवर रीज़न, चाहे वो फिजियोलॉजिकल रीज़न है, चाहे वो साइकोलॉजिकल रीज़न है, तो वो बच्चा फेल हो गया. किसी ने नहीं देखा कि उसने फर्स्ट टर्म में अच्छा परफॉर्म किया, उसने सेकंड टर्म में अच्छा परफॉर्म किया. अगर यूनिवर्सिटीज़ में एवरेज ग्रेडिंग सिस्टम हो सकता है जो कि 8 सेमेस्टर्स मिला के फाइनल ईयर का CGPA बनता है, तो फिर ये ट्राइमेस्टर सिस्टम में क्यों नहीं हो सकता? क्यों हम क्लास पार्टिसिपेशन को, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को, कम्युनिकेशन स्किल्स को और को करिकुलर्स को ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं? क्यों हमारा सारा जोर रिटन और रोट लर्निंग पर है, मेमोराइजेशन पर है, इन चीज़ों पे? हम लोग मजबूर कर रहे हैं अपने स्टूडेंट बॉडी को, अपने आने वाली जनरेशन्स को, कि वो इल्म जाने, इल्म सीखे ना. वो इन्फॉर्मेशन लेके घर आ रहे हैं, वो नॉलेज लेके घर नहीं आ रहे हैं. एंड इफ़ समवन इज़ एजुकेटेड इनफ या एजुकेशनिस्ट हैं, तो आपको पता होगा कि देयर इज़ अ क्लियर कट डिफरेंस एंड बाउंड्री बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. और हमें इट्स नॉट लाइक हमें सिर्फ नॉलेज की ज़रूरत है, इन्फॉर्मेशन की नहीं, बट बोथ थिंग्स शुड गो हैंड इन हैंड. Practical application of that information is called knowledge and we are lacking that. आप किसी छोटे लेवल के प्राइमरी स्कूल के या थर्ड फोर्थ ग्रेड के स्टूडेंट के साथ बैठे जो कि पोजीशन होल्डर हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड आता हो. अब उसने पोजीशन तो ली स्पेसिफिकली इन द पंजाब एरिया, पंजाब बोर्ड में, सिंध बोर्ड में ऐसे ही होता है कि उसने पोजीशन तो ले ली, बट फ्यू मंथ्स लेटर व्हेन ही और शी इज़ इन द नेक्स्ट क्लास, तो वो पिछली क्लास, वही एग्ज़ाम जिसमें उसने टॉप किया है, उसके आंसर्स उसको याद नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि वो रोट लर्निंग थी. दैट वाज फॉर द पर्पस. एम ही ये होता है ना कि मैंने इस एग्ज़ाम में अच्छा करना है, मैंने इस एग्ज़ाम को पास करके इस एग्ज़ाम में पोजीशन लेनी है.
एम अगर ये हो ना कि मैंने इस टॉपिक को समझ लेना है एंड मैंने ये कॉन्सेप्ट ग्रास्प कर लेना है, तो फिर पोजीशन तो आ ही जाएगी, बट आगे जाके वो चीज़ भूलेगी नहीं. एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव टेस्टेड माई सेल्फ ओवर द टाइम पीरियड, कि उन स्टूडेंट्स से मैंने पूछा जो कि पोजीशन ले चुके थे एंड दे वर कम्प्लीटली ब्लैंक अबाउट द टॉपिक्स दैट दे अपीयर्ड इन. मुझे तो लगता है कि कोई वाइड बेस्ड सर्वे होना चाहिए और हमारे स्टूडेंट्स का इतना डाटाबेस निकलेगा जिनकी एक्सीलेंट मेमोरी है, बिकॉज एवरीबडी इज़ पासिंग एग्जाम्स ऑन द बेसिस ऑफ मेमोराइजेशन एंड रोट लर्निंग. कॉन्सेप्चुअल लर्निंग नहीं है, लिबर्टी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग डाउन द कॉन्सेप्ट्स वो टीचर्स की तरफ से नहीं दी जाती है. इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, इतनी बाउंड्रीज़ हैं, और मेन गोल सिर्फ यही है कि फ़र्स्ट आना है, या 100 आउट ऑफ 100 या 98 आउट ऑफ 100. ये जो मेरिट सिस्टम है जिसमें 98 होता है, 96 होता है, ठीक है. अब आप लोग ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स, जैसे कुछ साइंस सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कुछ फार्मूलाज याद करना बहुत ज़रूरी होते हैं. वी नॉट सेइंग कि याद करने वाली पार्ट को बिल्कुल छोड़ दें, बट वो जो चीज़ याद की है, ठीक है, वो आपने याद कर लिया, एक्वायर कर लिया इन्फॉर्मेशन को. व्हाट अबाउट द प्रैक्टिकल लाइफ, रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन? चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आर्ट्स, सोशियोलॉजी, एनी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट की रियल लाइफ एप्लीकेशन होती है, बट इट इज़ लैकिंग इन आवर स्टूडेंट्स. एट अंडरग्रेड लेवल मेरी एक टीचर हैं जिन्होंने हमें ओपन बुक एग्ज़ाम दिया. ओपन बुक का मतलब होता है कि आप अपने नोट्स लेके आ सकते हैं. नाउ दिस वॉज समथिंग जो कि बिल्कुल वो एक एल्गोरिदम है ना, क्लास में पढ़े, याद करें, एग्ज़ाम में लिखते हैं, भूल जाएं. इस एल्गोरिदम से हट के वो कोई चीज़ थी. हमें एग्ज़ाम में नोट्स लाने के लिए कहा जा रहा है, हमने याद करके नहीं जाना. एंड दिस वॉज सो आउट ऑफ द बॉक्स, बट इट वॉज सो लिबरेटिंग कि हमारे हाथ में नोट्स थे, येट हर स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल डिफरेंट था अपने एग्ज़ाम में. क्यों? बिकॉज इट वॉज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड एग्ज़ाम, कि आपके हाथ में नोट्स हैं थ्योरी के, वो थ्योरी उठाएं और रियल लाइफ लैंग्वेज सिचुएशन पर अप्लाई करें. हर स्टूडेंट की स्किल्स अपनी थी, हर स्टूडेंट की परसेप्शन अपनी थी, और उस सिचुएशन को एक्वायर करने का और कॉम्प्रिहेंड करने का तरीका अलग था. तो ऑफ कोर्स सबके आंसर्स भी अलग थे. अगर हमारे तमाम तर एग्ज़ाम्स इस तरह होना शुरू हो जाए, या चले मेजॉरिटी एग्ज़ाम्स इस तरह होना शुरू हो जाए, तो बच्चों की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ नॉलेज में इजाफा होगा. देखिए, अगर आप कहते हैं कि हमने पूरी तरह वेस्टर्न मॉडल को एक्वायर नहीं करना, यूरोप में ये होता है कि बच्चों को पूरा साल असेस किया जाता है, उनकी कम्युनिकेशन पे, उनकी क्लास पार्टिसिपेशन पे, और एंड पे जाके टीचर जो है वो अपना फीडबैक देती है कि अभी बच्चे पास होंगे या नहीं. अगर आप कहते हैं कि हमने पूरी तरह वेस्टर्न सिस्टम को अप्लाई नहीं करना या यूज़ नहीं करना, तो अपने मौजूदा सिस्टम को बेहतर बनाने, मुकम्मल तौर पे सिस्टम को ख़त्म ना करें, स्लो एंड स्टेडली उसमें कुछ चेंजेस लेकर आए जो कि टीचर ट्रेनिंग में भी आते हों और जो कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस में भी आते हों. अक्सर मेरे पिछले पॉडकास्ट में मैंने जिक्र किया, जहाँ बात होती है स्टूडेंट्स और टीचर की, वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है पेरेंट्स का, जो कि उस सिस्टम को एक्वायर करके बच्चों पे वही किस्म का प्रेशर डाल रहे हैं. इसकी एक ऐसी सोच है कि बस हमारा बच्चा 96% लेकर आए, 98% लेकर आए. पेरेंट्स भी नहीं देख रहे हैं कि बच्चा कुछ सीख के भी आ रहा है या नहीं. मतलब किंडरगार्टन के जो मदर्स हैं, किंडरगार्टन के बच्चों की मदर्स को मैंने देखा है कि वो इस बात पे खुश हो रही होती हैं या इस बात पे उदास हो रही होती हैं कि हमारा बच्चा अगले बच्चे से 1 नंबर कम ले गया. लाइक दैट 1 नंबर, व्हाट इफ़ योर किड हैज़ बेटर स्किल्स एंड टैलेंट देन द अदर किड? आप वो देख ही नहीं रहे हैं. सो मतलब अगर आप लोग वाइड लेवल पे पूरे नेशन का निज़ाम नहीं बदल सकते हैं, कम से कम आप अपने बच्चे की स्किल्स को तो बेहतर बना सकते हैं. आप अपने बच्चे का दुनिया की तरफ, इल्म और तालीम की तरफ व्यू पॉइंट बदल कर उसको एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड इंसान ज़रूर बना सकते हैं. बच्चे हमारे डरे हुए हैं, हमारी जनरेशन्स, हमारे स्टूडेंट्स एग्जामिनेशंस के नाम पर कांपते हैं. वो ये सोचते हैं कि मैं भूल गया तो. एंड सी, दिस इज़ एक हमारा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का, कि जब हमें किसी चैलेंज से, किसी कंपटीशन को फेस करना पड़ता है, तो हमारी बॉडी एक फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में चली जाती है. अब नाउ इन दैट फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एग्ज़ाम से बिल्कुल पहले आप देखें, कोई बच्चा रो रहा है, किसी बच्चे को वॉमिट हो रही है, किसी के पेट में दर्द है, किसी के सर में दर्द है. वी ऑल एक्सपीरियंस दिस एज स्टूडेंट्स. तो क्यों इस कदर डेंजर वाला और इमरजेंसी सिचुएशन वाला हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की इंस्टिंक्ट है एग्ज़ाम से पहले? वी सी एग्ज़ाम्स एज समथिंग हॉरेंडस, जबकि एग्ज़ाम्स तो ये होना चाहिए कि बस आपने पूरा साल बहुत अच्छा पढ़ा था, आपको ऑलरेडी आता है, बस उसकी एक छोटी सी असेसमेंट होनी चाहिए.
मतलब अगर हम लोग फिजियोलॉजिकल रवैयों को भी इग्नोर कर रहे हैं, हम साइकोलॉजिकल रवैयों को भी इग्नोर कर रहे हैं, हम अपनी एकेडमिक सेटिंग में जो प्रोग्रेस है अगर वो बहुत अच्छी नहीं भी जा रही है हम उसको भी इग्नोर कर रहे हैं. सो व्हाट आर द पॉलिसी मेकर्स डूइंग? स्लीपिंग. करियर का जो प्रेशर आता है दैट इज़ अ होल डिफरेंट टॉपिक. दिस पॉडकास्ट और इवन वन एपिसोड ऑफ अ पॉडकास्ट वोंट बी इनफ फॉर इट. लेकिन ये जो प्रेशर है ना एग्जामिनेशंस का एंड ये जो असेसमेंट सिस्टम है, दिस इज़ नॉट करेक्ट. दिस इज़ रूइनिंग द इंटेलेक्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन, ऑफ आवर स्टूडेंट्स. कितने सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होंगे हु आर वेरी मच केपेबल टू एक्सप्लोर मैनी अदर पॉसिबिलिटीज़ एक्सेप्ट फॉर रोट लर्निंग. और जो स्टूडेंट्स जिनके जहन बिल्कुल भी रोट लर्निंग की तरफ नहीं है वो फिर स्ट्रगल करते हैं, और फिर वो जब अच्छा स्कोर नहीं करते हैं देन ऑफ कोर्स उनको सिस्टम से भी लड़ना पड़ता है, उनको माशरे से, टीचर्स से, पेरेंट्स को, सबको जवाब भी देना पड़ता है. देन दे डोंट इवेंचुअली गेट इनटू गुड कॉलेजेस. तो ये एक ऐसी रेस है, ये एक ऐसा लूप सिस्टम है दैट even though you are, if you stand against it, you're gonna be on the other side. एक मेरी साइड है इसमें मैं कह रही हूँ चेंज करें, एंड देन देयर इज द अदर साइड जो कि ये पॉलिसीज बना रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं. एंड you will be with me but you will be standing on the other side, and the reason is you need to get good education. You need to get into good colleges. You need to have an esteemed institution with your degree's name. तो फिर वो चीज़ें इनको फाइट करने के लिए what you can do is अपने आप में एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ पेरेंट और टीचर अपने स्टूडेंट्स में वो एतमाद पैदा करें कि इवन दो यू हैव टू प्रिपेयर दिस विद द व्यू पॉइंट ऑफ रोट लर्निंग और मेमोराइजेशन, फिर भी आपने अपने आपको सेटिस्फाई करने के लिए, अपने इंटेलेक्ट को सेटिस्फाई करने के लिए वो कंसेप्चुअल वाला पार्ट नहीं छोड़ना. ट्राई एंड बैलेंस आउट द थिंग्स, द रिक्वायरमेंट एंड द एक्चुअली रिक्वायर्ड थिंग. पूरा सिनारियो मैंने डिस्कस किया. दिस इज़ अ वेरी आइडियलिस्टिक सिनारियो. क्या ही हो अगर हमारा निज़ाम तालीम या फिर हमारा जो असेसमेंट सिस्टम है वो इतना बदल जाए, इतना रेवोल्यूशनराइज हो जाए. ऑफ कोर्स एक एपिसोड में, एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के एक एपिसोड में बात करके ये बदल नहीं सकता है, बट we are not idealists. When we are talking about transforming something on such a huge level, idealism is not the approach, realism is the approach. To continue with this approach, I would like to quote a book, an excerpt from a book, Education in Pakistan, Learning from Research Partnerships. मैं एक part इसका read करूँगी and then we'll discuss it. In planning or initiating educational change at any level, we often get overwhelmed by idealistic thoughts and wishes. This does not allow us to foresee all the challenges we might come across in our efforts to create the ideal conditions required for the perceived change to occur and sustain. Idealism, therefore, can lead to chaos if it is not balanced with realistic assessment of prevalent conditions, potential threats, risks, and opportunities. This is exactly what I am saying. Perceived change. देखिए, पहला स्टेप होता है कि हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है. जब हमने, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम अप टू द मार्क नहीं है, वो बच्चों की इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ को बिल्कुल नैरो डाउन कर रहा है, वो उसको प्रेशराइज कर रहा है, एंड इट्स लाइक बच्चों की लर्निंग और रोट मेमोराइजेशन दैट इज़ अ कम्प्लीटली रॉन्ग अप्रोच टूवर्ड्स एजुकेशन, उसको प्रमोट कर रहा है और कई सालों से करता चला जा रहा है. दिस इज़ द प्रॉब्लम. हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमने सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करना है कि हम जो चेंज लाना चाह रहे हैं वो कैसे लाना है. सो इवन दो आइडियलिज्म इज़ नॉट द अप्रोच, आइडियलिज्म कैन बी द गोल. वट वी कैन से इज़ आइडियलिज्म हमारी डेस्टिनेशन है और realism is the pathway towards that destination. This is the easiest way to understand the concept that I'm trying to talk about. Furthermore, in the book it says, realism demands a high degree of circumspection in that we keep expectations at a realistic level and engage in a rationalistic judgment of challenges and opportunities. Of course, an educational change on such a huge level that we're talking about here, it is an idealistic scenario, but realism comes with its challenges along with its opportunities as written in the book. As long as we are determined कि ये सिस्टम हमारी जनरेशन्स को, उनके इंटेलेक्ट को, उनकी अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन को तबाह कर रहा है, we have that willpower and we have that mindset and a goal to achieve कि हमने इसको change करना है. Now, every obstacle that comes in that way is to be overcome by the policy makers, the educationists, the teachers, and everybody sitting in the Education Commission of Pakistan.
There is one more excellent point written on the next page, and the header is change needs informed and forward looking leadership. अभी जैसे मैंने कहा, मैंने नाम लिया टीचर्स, एजुकेशनिस्ट, पॉलिसी मेकर्स और एजुकेशन कमीशन में बैठे हुए तमाम लोगों का. These are the people who can shape or form a leadership. Of course, every change is driven by a leader. और वो अगर हम लोगों की डिमांड आ रही है स्टूडेंट्स की तरफ से कि इसको चेंज करें, जो अवेयर स्टूडेंट्स हैं, जो जिनको पता है कि हम लोग सही रास्ते पर नहीं हैं, या हमारी डिमांड आ रही है पेरेंट्स की तरफ से, तो सप्लाई आनी चाहिए उन लीडर्स की तरफ से. What's written in this book is, for a school's principal to be able to provide leadership to internally initiated improvement or externally mandated change, certain abilities or qualities seems to be indispensable. The most important characteristic of school leadership is the realization of the need for change, and this requires the leader to manage change at a personal level. We'll leave the book here. These were two excellent points and were perfectly aligned with our conversation. The point that I just read now, it says the leader should be aware for the need of change. This is the crux. हमारे पॉलिसी मेकर्स जो लीडर्स बन के बैठे हुए हैं, दे आर नॉट अवेयर फॉर द नीड ऑफ चेंज. देयर इज़ अ नीड. इट इज़ नॉट अ वांट, इट इज़ अ नीड, इट इज़ अ नेसेसिटी. हम लोगों के, अगर हम लोग अपने आप को कंपेयर करना शुरू करें, us as Pakistanis, we are very fond of comparing ourselves to the Western world. पाकिस्तान में किसी भी चीज़ के बारे में कंप्लेन करनी होती है ना, वी कंपेयर इट टू द वेस्टर्न वर्ल्ड. कोई चीज़ अच्छी लग रही है, ये तो लग ही नहीं रहा पाकिस्तान है, ये तो कोई बाहर का मुल्क लग रहा है. तो अगर बाहर का मुल्क इतना ही अच्छा है और अगर आप उनकी इतनी अच्छी चीज़ें अडॉप्ट कर ही रहे हैं, सो वाई नॉट अडॉप्ट द एजुकेशन पॉलिसीज़, वाई नॉट अडॉप्ट द अप्रोच टूवर्ड्स एजुकेशन. उस पर तो हम नहीं जाते हैं. वी आर स्टिल स्टक ऑन दैट, sorry to say, but a very pathetic system of rote learning and memorization, and I am highly against it. I as a student, मैंने देखा है अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लास फेलोज़ को, अपने स्कूल में रैंडम लोगों को अपना चाइल्डहुड बर्बाद करते हुए. They were so much into that positions, and there is nothing wrong with being a high achiever. If a child is a high achiever, he or she is a brilliant student, वो बहुत अच्छी बात है. यहाँ पे कसूर बच्चों का नहीं है कि उन्होंने अपने बचपन में वो खेलने नहीं जाते थे, वो कन्फाइंड रहते थे, वो हर वक्त किताबों में घुसे रहते थे, हर वक्त याद करते रहते थे. इसमें उन बच्चों का कसूर नहीं है. दे आर स्टिल ब्रिलियंट चिल्ड्रन फॉर अडेप्टिंग टू द सिस्टम. कसूर अभी बे सिस्टम का है. कसूरवार तो सिस्टम ही हुआ ना कि वो बच्चों को इस कदर प्रेशराइज कर रहा है कि वो अपना बचपन ख़त्म करें और वो अपनी एकेडमिक सेटिंग्स को अपने सर पे सवार कर लें कि उनकी लाइफ में सिवाय उनके एकेडमिक्स के और कुछ हो ही ना. देयर इज़ सो मच मोर टू लाइफ. दोस चिल्ड्रन आर स्टिल ब्रिलियंट स्टूडेंट्स अगर वो कंफर्म कर रहे हैं, इफ़ दे आर अडेप्टिंग टू द अनकन्वेंशनल मेथड्स ऑफ द सिस्टम ऑफ द एग्जामिनेशन मॉडल. बात यह है कि अगर मुझ जैसे लोग जो इस बारे में बोल रहे हैं और आप जैसे लोग जो ऐसे बोलने वालों को सुन रहे हैं, इट मीन्स दैट वी आर अवेयर ऑफ द नीड फॉर चेंज. और जो लोग अभी अवेयर नहीं हैं, हु स्टिल कन्फर्म टू these conventional methods and they are okay with it, they are silent, or maybe उनको मालूम ही नहीं है, they are really ignorant towards this matter, उनको आगाह करना भी हमारी जिम्मेदारी है. That's it for today. बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, but we always try to see everything beyond the lens in this podcast. हम अपना पर्सपेक्टिव बदलेंगे तो ही सोच बदलेगी, और जब सोच बदलेगी तो निज़ाम बदलेगा. Thank you so much for watching throughout. If you have any kinds of feedback, suggestions or comments, please do let me know. I love interacting with all of you. और एक दूसरे को आगाह करते रहना, एक दूसरे को suggestions देते रहना, ये तो बहुत अच्छी बात होती है. Thank you again for watching throughout. अब मिलते हैं अगले एपिसोड में. अल्लाह हाफिज़.